वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। अखिलेश ने 2-4 काम ऐसे कर दिए जिससे आगे नुकसान होगा। निश्चित बात, उसका मूल्यांकन 5वें चरण में होगा, मैं ये भी कह रहा हूं। सबसे बड़ी गलती उसमें क्या मानते हैं? बीजेपी के लोगों को टिकट देना। इंडिया गठबंधन लगातार ये चिल्ला रहा है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन हो गई है, वॉशिंग मशीन हो गई है, और हम बीजेपी के उस प्लेटफॉर्म पर जाकर के खेलेंगे। तो भाई जनता सब जानती है। 2014 और 19 दोनों बीजेपी ने ना जिताऊ कैंडिडेट के नाम पर दूसरी पार्टियों से जो भी है लड़ा के जीता है, और कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल अब की बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अनुपम जी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सिर्फ हाँ, कहना चाह रहा था कि मैंने भी चेक किया है। अनुपम जी 2 सेकंड, 10:30। मैं एक बात ये जोड़ना शालिनी चाहता यादव की हूँ। जमानत नहीं जब्त हुई थी। शालिनी यादव को 18% वोट मिला था। आप सही कह रहे थे। मैं आपके साथ, दर्शकों के साथ शालिनी जी के प्रति भी क्षमा प्रार्थना। नहीं, क्षमा प्रार्थना नहीं, वो हार लंबी थी। मैं मुझे याद रहता है, ये लोग भी मुझसे कहते हैं कि आप आंकड़े, लेकिन मैं आपके सामने आंकड़े आपके मैं आंख बंद करके मानता हूं, जबकि वो भरोसा है क्योंकि हर बार आप सही होते हैं। हाँ गिरीश जी आप बताइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था, आपने बीजेपी के बारे में कहा, वो ठीक कहा कि, लेकिन जो नैरेटिव बना हुआ है अब तक था, इस चुनाव से पहले तक, कि बीजेपी के किसी भी गलत काम को भी जनता गलत मानने को तैयार नहीं थी। ये 2019 के चुनाव तक था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। उसको जो जहां जहां उन्होंने फाउल प्ले किया है, जनता ने उसका नोटिस लिया है। फाउल प्ले किया है, ठीक है, आपकी बात ले ली मैंने। सुधांशु जी जल्दी बोलिए। समाजवादी पार्टी का भी नोटिस लेगी, ऐसा मेरा मानना है जी। तो देखिए पुष्कर जी 2 मिनट समय दीजिए, कुछ आंकड़े रखना चाह रहा हूँ रखिए। क्योंकि डिस्कशन हो रहा है। एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, 1984 का जब चुनाव हुआ था कांग्रेस 414 सीट लेकर आई, और उसके अगले 1900 नेक्स्ट चुनाव जब हुआ तो वही 414 सीट वाली पार्टी 197 सीट पर सिमट गई जी। तो ये कहना कि दो पहले इलेक्शन में हमने परफॉर्म किया तो वही गति से हम अगले में कर लेंगे, उसके लिए कुछ सिचुएशंस और जो चीजें चल रही वो देखना होता है। 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जब लड़ रही थी उसके पास बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे, और सेकंड और जनता में एक भरोसा था कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक टर्म और देना है, और उसके बीच में पुलवामा और के अलावा दोनों तीनों मुद्दे महत्वपूर्ण थे जो उनको मदद कर रहे थे। आपने जो आंकड़े दिए, मैं इसी चीज को तो कह रहा था, ये जो 5 लाख 3 लाख 4 लाख का आंकड़ा था जो कमिंग फेज में इलेक्शन होने, वो 5 लाख 3 लाख 4 लाख इधर नहीं है। इधर के आंकड़े कम हैं, इधर 40,000 50,000 60,000 के आंकड़े हैं जहां पर जीत हार का अंतर है, और यहां पर 56% 64% वाले जीत के आंकड़े नहीं है। बनारस तो चलिए नरेंद्र मोदी जी का है, वो तो भाई अभी देश के सलमान और सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है, उनको मिलना है, वो एक अलग जगह है। लेकिन अब जो चुनाव जा रहा है वो पूर्वांचल की तरफ जा रहा है, और ये दोनों तीनों सीटें जहां से हमने चर्चा शुरू करी थी, इन दोनों तीनों सीटों पर भी कोई बहुत ज्यादा का गैप नहीं है। तीनों सीट पर लगभग 40,000 50,000 के जीत हार से वोट से जीत हार का अंतर हो रहा है। तो ये कहना कि राजा प्रताप अगर ये कुछ डिसीजंस कर रहे हैं और वो निरपेक्ष हो रहे हैं, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर वो नहीं कुछ डिसीजन कर रहे हैं, और एक चीज मैं बता रहा हूं, पॉलिटिशियंस अगर ये कहता है कि भाई जनता अपनी मर्जी से वोट कर ले, उसके पीछे भी कोई ना कोई मैसेज होता है। कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप, लोकसभा का चुनाव चल रहा है और वो एकदम निरपेक्ष, आपको क्या लगता है कि राजा भैया चुपचाप बैठ जाएंगे घर में? वो कहीं से भी इंडिकेशन नहीं देंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने वोटर्स को कि तुमको किधर जाना है। वो जिनके पक्ष में दिल से रहना चाहते होंगे उनके वोटर्स को इनडायरेक्टली वो मैसेज जरूर मिल जाएगा कि उनको किधर जाना है। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, वसुंधरा राजे राजस्थान में शांत बैठी हैं, क्या एक पॉलिटिशियन इतने बड़े लोकसभा चुनाव में शांत बैठी होंगी? वो अपने लोगों को कोई संदेश नहीं दे रही हूँ किधर जाना है और क्या करना है। मैं नहीं कह रहा कि वो विपक्ष के लिए संदेश दे रही, हो सकता है कि वो पक्ष के लिए बीजेपी के लिए संदेश दे रही होंगी, लेकिन कोई संदेश जरूर दे रहे होंगे, और वही काम राजा भैया भी कर रहे हैं। और जो मैंने कहा, देखिए ये बैलेंसिंग एक्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सत्ता किस मुहाने किस तरफ जाएगी शायद वो अभी उस चीज को भाप नहीं पा रहे होंगे।
कि इधर जाएगी कि उधर जाएगी, हमें इधर रहना है कि उधर रहना है, वो चीज उनको स्पष्ट नहीं होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, राज्यसभा में जब उन्होंने सपोर्ट किया होगा तो कुछ ना कुछ तो वादे किए गए होंगे ना। कोई भी ये कह सकता है कि नहीं जी बहुत सदाचारिता में राजा भैया ने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया था। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जो वादे किए गए थे राज्यसभा चुनाव के दौरान वो वादे पूरे नहीं हुए? हो सकता है उनको उनसे कहा गया होगा कि भाई आपको विधानसभा में मतलब उत्तर प्रदेश में आपको कोई मंत्रालय मिलेगा। हो सकता है कोई और वादे किए गए होंगे और जिससे बीजेपी आज मुकर गई है, और तब उसके उनको तो अभी उनके लिए खुलने मजबूरी बन गई, कोई वादे करके समाजवादी भी पीछे हट पार्टी के जाएंगे। ज्यादा विधायक फंसे हुए हैं। नहीं, वो तो खैर ओपन में गए हैं ना। आप गए हैं और उनकी वो देखिए, उसमें तो कहीं से कोई दो राय है नहीं। वो मनोज पांडे हो, दुनिया जान, वो लोग ओपन में चले गए। लेकिन यहाँ पर और वो कहीं न कहीं डिफाई कर रहे हैं अखिलेश यादव को। लेकिन इनके दोनों, ये एक तो स्वयं है और एक है तो इनके जो भी हो रहा होगा राजा भैया की इच्छा से ही वो दोनों काम हो रहा होगा ना। दूसरे विधायक और वो स्वयं, उनको तो कहीं से दबाव और चीजों की ठीक है, जरूरत नहीं। आपकी बात मैंने ले ली। अनुपम जी आप पास आऊंगा। अनिल जी, आपको क्या लग रहा है जो ये सारी कवायद या चर्चा है, कुछ तो असर होगा ना? तभी तो राजा भैया घर 24 घंटे जिस समय वो बैठक कर रहे थे पहुंचे थे विनोद सोनकर। अब खबर तो ये भी है कि 20 मिनट सिर्फ एक पर एक संजीव बालियान, राजा भैया और विनोद सोनकर रहे। विनोद सोनकर ने हर तरीके से माफी मांगी और कहा जो भी कहा हो जो मुझे माफ कीजिए लेकिन चुनाव में साथ दीजिए, और साथ नहीं मिल पाया। दो तीन बातें मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। मैं अभी सभी साथियों की चर्चा सुन रहा था, खासकर गिरीश जी ने जो बोला कि वातावरण बदल रहा है, ये लोग नाराज है, वो लोग नाराज है, और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की सत्ता हिल रही है, जाने वाली ऐसी सिचुएशन दिख रही है। देखिए, ये इनका पक्ष हो सकता है, लेकिन मैं जितना समझता हूँ उत्तर प्रदेश की राजनीति को, उत्तर प्रदेश की राजनीति 3-4 चीजों पे पक्का चलती है। धर्म के हिसाब से चलती है, जाति के हिसाब से चलती है, क्षेत्रीय नेता के हिसाब से चलती है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के हिसाब से भी चलती है, और सेंट्रल लीडरशिप के हिसाब से भी चलती है। आपने जो बातचीत की अभी, जैसे कुंडा की बात कर रहे थे, आपने बताया असेंबली में राजा भैया आराम से जीत जाते हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट की बात होती है तो वो पार्लियामेंट में नहीं जीत पाते और उसमें बीजेपी जीत जाती है। क्यों ऐसा जो होता है? जनता तो वही की वही है, लेकिन सेंटिमेंट बदलते हैं। लोगों को मालूम है कि हम अपना विधायक चुन रहे हैं या प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। तो अब देखना यह है कि इस समय जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के सेंटिमेंट्स कैसे हैं। ये बात मैं मान लेता हूं कि 2017 में योगी जी को जिस उम्मीद से और जितने ताकत से वोट दिया, 2022 में थोड़ा बहुत बदलाव आया होगा। 2014 और 2019 और 2024 में भी थोड़ा बदलाव आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी किसी न किसी एमपी के साथ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देश की लीडरशिप क्या कहती है? जाति, अगर आप हमारे जाति समीकरण देखें, 2019 में जो भाजपा के खिलाफ पीडीए समीकरण बना था, वो सबसे मजबूत समीकरण था। एक तरफ पिछड़े लोग थे, दलित थे और संख्यक थे, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर वोटर थे। तो उस कॉम्बिनेशन में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा डेंट लगा था, इसलिए वो 15 सीटें 16 सीटें हार गई और एनडीए सिर्फ 64 सीटें जीता था। आज पीडीए कहाँ पे है? आज तो पीडीए बिखरा हुआ है। पीडीए के तो साथ साथ दूसरा एक पीडीए बना लिया है अपने ओवैसी साहब ने। तो आज का देखा जाए जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण देखा जाए, उसमें तो बीजेपी की विन विन कंडीशन नजर आती है। फिर प्रधानमंत्री मोदी का लीडरशिप है, आपको उनके सामने कोई दूसरा लीडर नजर नहीं आया जिसको प्रधानमंत्री के रूप में पेश करे। क्या अखिलेश को प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो इसलिए वातावरण इतना नहीं बदल रहा है। तो मैं मान लेता हूँ, अभी इन्होंने बात की क्षत्रिय नाराज है, पहले चरण में चर्चा चली थी क्षत्रिय नाराज है, लेकिन साथ में ये भी तो आगे क्षत्रिय ठाकुर नाराज होने के बावजूद भाजपा के साथ खड़े हैं, वो भाजपा से ये बड़ा अच्छा नैरेटिव है। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है कि क्षत्रिय अगर नाराज है तो जाएगा कहां। साजिद, मैं ठीक है, अनिल जी अब टाइम नहीं, 9:03 हो गया है और अनुपम जी से तो आपको साजिद, मतलब मैं आपसे इन दोनों सीटों पर अगर पूछूं और साथ में प्रतापगढ़ भी, मुझे लगता है कौशाम्बी सीट पे बीजेपी अब की मुश्किल में फंस सकती है पूरी तरह से। बहुत आसान नहीं है सारी चीजें, क्योंकि देखिए पल्लवी पटेल सपा का खेल, पल्लवी पटेल इधर जो तमाम इधर चारों तरफ से उनको घेरा हुआ। दूसरे मामले में राजा भैया पे जब लौट फिर के जब चीजें आती है ना, मैं ये कह रहा हूँ राजा भैया समर्थन नहीं कर गया या उनके विरोध में राजा भैया कम से कम एक इतना भी इशारा धनंजय सिंह की तरह अगर कर देते कि प्रदेश में बहुत अच्छी सरकार है, तो उनके समर्थक समझ जाते। लेकिन इतनी गहरी चुप्पी का बहुत कुछ इसके पीछे एक बड़ा राज है, आप देखते जाइएगा, क्योंकि बहुत आसान नहीं है। शायद धनंजय सिंह भी जिस तरीके से, शायद अब वो लाइन थोड़ा थोड़ा, ये भी मैसेज बड़ी जल्दी कल कन्वे होगा जब वो नहीं दिखेंगी, जब नहीं दिखेंगी, जब श्रीकला धनंजय सिंह कल प्रधानमंत्री के मंच पे नहीं दिखेंगी
और अब रात भर में डेवलप हो जाए कोई, क्योंकि चुनाव का टिकट भी अगर श्रीकला वहां नहीं पहुंची तो आप समझ लीजिए जो प्रतापगढ़ वाला मामला है वो कॉपी पेस्ट है उधर, भले ही उन्होंने कल मंच से बोल दिया था। अनुपम जी, लास्ट कमेंट पूरी डिबेट पे आपका। पुष्कर जी, अभी मंच पे आने की बात हो रही थी, मैं आपको बता दूं कि अमित शाह के मंच पे भी राजा भैया को लाने का बड़ा प्रयास हुआ। कोशिश की जा रही थी कि राजा भैया चाहे थोड़ी देर के लिए अमित शाह के मंच पर आ जाए, पर इतनी जबरदस्त नाराजगी उनकी विनोद सोनकर से है। और मैंने तो यहाँ 5 साल बैठ के वो युद्ध देखा है जो दोनों ने आपस में लड़ा है, तो उसके बाद बहुत मेल मिलाप की गुंजाइश रह नहीं जाती, पहली बात। दूसरी बात ये ना कि देखिए कोई बड़ा इशू नहीं है, भले लोकल इशूज तो उन लोग का झगड़ा है। जो नया परिसीमन हुआ है उस नए परिसीमन में प्रतापगढ़ इधर चलाता है, कौशाम्बी उधर चला जाता है, गंगा के पार इधर उधर कितने क्षेत्र हो गए हैं, तो इसकी वजह से बहुत अंतर पड़ जाता है। फंसी है नहीं फंसी है ये मैं आप लोग पे छोड़ता हूँ सीट। एक बात ये हो रही थी कि साहब पहले मोदी फैक्टर बहुत स्ट्रांग था, पुलवामा था वगैरह वगैरह, और वो अभी 2024 में मैं इस बात को मानता हूँ कि अकेले मोदी के नाम पे वोट लेना 2014 और 2019 जितना आसान 2024 में नहीं रह गया। पर सामने राहुल फैक्टर कितना स्ट्रांग है ये भी तो देखना होता है ना। जो आदमी मोदी को वोट नहीं देना चाहता, क्या वो राहुल को देना चाहता है? नंबर 2। नंबर 3, ये हम जहां बैठे हुए प्रयागराज में, इसको पूर्वांचल का गेट कहा जाता है। यहाँ से पूर्वांचल शुरू होता है, यहाँ से लेके बलिया तक। अब लड़ाई गई है पूर्वांचल में, यहाँ जो फैक्टर्स काम आने वाले हैं। पहली बात, बसपा आपके खिलाफ हर सीट पे लड़ रही है, पिछली बार आपको हर सीट पे बसपा का साथ मिला। दूसरी बात, मगर बसपा साइलेंट भी है, बसपा साइलेंट भी ऐसा है। नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी चुनाव आएगा फिर उसके प्रत्याशियों का ही ज्यादा है, लेकिन मायावती का कुछ खास चर्चा दिख नहीं रही है। देखिएगा पुष्कर भाई, मैं आपके प्रोग्राम पे पहले भी कह चुका हूँ, श्याम सिंह यादव बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है जौनपुर में। कारण समझिए, वहां का जो सपा यूनिट है, जो सपा के यादव, हाँ, वो लकी यादव और ललाई यादव वाली, वो मैंने आपकी बात मानी थी। कुशवाहा को दे दी आपने, बाबू सिंह कुशवाहा को दे दी, तो यादव इस समय श्याम सिंह यादव तो पहले भी जोड़ा। बहरहाल सुन लीजिए, उसके बाद यहाँ पे पूर्वांचल में एक फैक्टर बहुत ज्यादा जो काम करता है, कुर्मी फैक्टर। कुर्मियों में आपने क्या किया? पल्लवी पटेल से आपने क्या हाल किया? इतना नाराज कुर्मी। दूसरी बात, आपने गड़रिया वोट लेने के लिए बीच चुनाव में 8 साल से नरेश उत्तम जो आपके प्रदेश अध्यक्ष थे उनको निकाल के बाहर कर दिया। यहाँ पे क्या मैसेज दिया? आपके पास कुर्मी वोट मांगने का एक आधार नहीं बचा। आखिरी बात, ओम प्रकाश राजभर पिछली बार खिलाफ थे, पल्लवी पटेल आपके साथ थी, निषाद पार्टी आपके महान पार्टी ने तो आज तोड़ा है। सारी पार्टियां जितने आपके साथ थी, बसपा, ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी, पल्लवी पटेल, जयंत चौधरी साहब, ओपी राजभर नहीं थे। ओपी राजभर 19 में शांत बैठे हुए थे, वो सरकार में मंत्री बने हुए थे 2019 में। आखिरी बात, अब ये एक बात आती है कि साहब अब चुनाव आंकड़ों पे नहीं भावनाओं पे देखा जाना चाहिए। आप कहते हैं 30% का स्विंग चाहिए। सुधांशु जी, आप या तो अनम्यूट कीजिए, 1 मिनट में आ रहा हूं, आप जल्दी खत्म कर लीजिए अनुपम जी अपनी बात। कुछ कह रहे हैं सुधांशु जी? कह लें। मुझे भी सुनाई नहीं पड़ रहा वो अनम्यूट। मैं ये वो बीच में बोल रहे हैं तो पहले उन्हें बोल लेंगे। समाजवादी पार्टी ने 11 पटेल उम्मीदवार उतारे भी हैं। ये मैसेज, ये इसका कोई मैसेज नहीं होगा क्या? मौर्याओं को टिकट दिया गया। इस बार जो टिकट वितरण है केवल 5 यादव कैंडिडेट हैं, बाकी पीडीए को ही टिकट मिला है। तो ऐसा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य में अगर जिस जाति का टिकट, अभी हमने एक पासी का उदाहरण दिया, जल्दी मुझे बहुत देर हो रही है कि अब अनुपम जी, तो इस तरह से मत खारिज करिए कि भाई एक मतलब पल्लवी पटेल के साथ ये हो गया और बाकी लोग चले गए, तो बाकी जोरा भी तो गया है ना, क्या वो वोट नहीं लेकर आएंगे? तो ये इस तरह का एक तरफा नहीं है। मेरा सेंस ये, अनुपम जी ठीक है अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक तरफा है या उसके लिए कोई तैयारी नहीं है समाजवादी पार्टी की, ऐसा कहना उचित नहीं है। तो पुष्कर भाई, मेरी आखिरी बात ये रही कि ये रहे आंकड़े, लेकिन गिरीश जी की, सुधांशु जी कहना है कि आंकड़ों से नहीं भावनाओं से चलेंगे। आपका कहना है कि 30% का स्विंग चाहिए, तो गिरीश भाई और सुधांशु भाई पे 15% का जिम्मेदारी है, 15% की जिम्मेदारी है। तो कुल मिला के 4 जून तक ये खींचातान चलती रहेगी, जिसको जो दिख रहा होगा, लेकिन हकीकत साजिद तभी सामने आएगी 4 जून को कि 30% गया कि 10% बढ़ गया और कौन जीता कौन हारा। लेकिन यह तय है कि पूर्वांचल में जिस तरीके से राजा भैया ने साथ नहीं दिया है, इसका भी असर देखने को मिलेगा कौशाम्बी सीट पे। और धनंजय सिंह ने जो साथ दिया है और बीच में कुछ ऊपर नीचे भी हो रहे हैं, तो क्या वहां खेल बिगड़ेगा या कृपा शंकर सिंह बन जाएंगे? फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वी गार्ड प्रेजेंट्स सियासत की बात।
Co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।